साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कि सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो वास्तव में सफलता के लिए जो सबसे बड़ी चीज है, सबसे जरूरी चीज है, वह है हौसला, वह है हमारा दृष्टिकोण, वह है हमारी इच्छा शक्ति। तो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अगर हम परिश्रम करें तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। आज हम विशेषण पर चर्चा करेंगे। विशेषण एक ऐसा प्रकरण है जिसके भेदों उपभेदों से परीक्षाओं में एक प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। देखने में प्रायः बहुत सरल लगता है कि विशेषण बहुत सरल प्रकरण है, लेकिन जब प्रश्न उपभेदों से गहराई में पूछे जाते हैं तो कई बार हमको उलझा देते हैं। आज के क्लास में, आज की कक्षा में हमारा प्रयास होगा कि हम विशेषण से संबंधित आपकी जो जिज्ञासा है, विशेषण से संबंधित जो भी आपके मन में शंका है, उसको दूर कर सकें, विशेषण को पूरी तरह से आपको हम समझा सकें। तो ज्यादा समय न गंवाते हुए चलिए जुड़ते हैं प्रकरण से और चर्चा शुरू करते हैं विशेषण पर। साथियों चलिए एक हम वाक्य देखते हैं। एक वाक्य है, अच्छा व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। अच्छा व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। यहां देखिए एक शब्द आया है अच्छा और व्यक्ति। तो व्यक्ति की विशेषता यहां बताई गई है कि वह व्यक्ति अच्छा है और विशेषण यही है। क्या है? जो शब्द, ध्यान से देखिए, इसको हम परिभाषा यहां लिख भी दे रहे हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक, यहां देखिए व्यक्ति क्या है? ये संज्ञा है। इस व्यक्ति की विशेषता क्या है? यह अच्छा है। तो एक स्पष्ट धारणा जान लीजिए कि विशेषण क्या है? विशेषण विशेषता है। किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें ही हम विशेषण कहते हैं। यहां यह जानना महत्वपूर्ण है कि अगर यह अच्छा विशेषण है, विशेषण, इस वाक्य में देखिए विशेषण क्या है? अच्छा जो है यह विशेषण है। तो यह जिसकी विशेषता बता रहा है उसको क्या कहते हैं? साथियों उसको कहते हैं विशेष। प्रायः यह भी पूछा जाता है कि विशेष, आपको वाक्य दे दिया गया है, उसमें विशेष या विशेषण दोनों अलग अलग पूछा जा सकता है कि संबंधित वाक्य में या प्रस्तुत वाक्य में विशेष क्या है। ठीक है, तो यहां विशेष क्या है? व्यक्ति, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष कहते हैं, चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष है और जो विशेषता बताई जाए, जो विशेषता बताई जाए वही विशेषण है। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष है और जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण है। साथियों चलिए अब आगे बढ़ते हैं विशेषण के भेदों की ओर। विशेषण के भेदों की ओर। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा विशेषण का प्रमुख भेद है संख्यावाचक और चौथा है सारनामी। तो चलिए क्रमशः एक एक भेद पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला देखते हैं, पहला भेद हम जो है विशेषण का वो है गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि क्या पता चलता है, इसको चाहिए तो लिख भी देते हैं। चलिए, जिन शब्दों से
संज्ञा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का पता चलता है या बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यह है गुणवाचक विशेषण, इसका क्षेत्र साथियों बहुत व्यापक है, उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसका क्षेत्र जो है बहुत व्यापक है, यह अनेक प्रकार के हो सकते हैं। आप इसको उसके गुणवाचक विशेषण के उपभेद भी कह सकते हैं। यह कितने प्रकार के या कैसे हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। पहला यह है कि यह जो है कालबोधक गुणवाचक विशेषण में जो ये पहला है, ये कालबोधक हो सकते हैं। कैसे कालबोधक? जैसे प्राचीन, जैसे नया, जैसे पुराना, जैसे मौसमी, यह क्या है? यह कालबोधक गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद में दूसरा आप समझिए कि यह हो सकता है रंगबोधक। कालबोधक गुणवाचक विशेषण का पहला भेद आपने देख लिया, कालबोधक जैसे प्राचीन, नया, पुराना, मौसमी, ताजा, बासी, ये सब, जिससे उसके काल का पता चलता है कि ताजा है कि बासी है कि नया है कि पुराना है कि प्राचीन है। ठीक है। दूसरा है रंगबोधक, जैसे जिससे उसके रंग का पता चलता है, हरा, नीला, पीला, गुलाबी, लाल, जिससे हमें रंग का बोध होता है। तीसरा है साथियों दशाबोधक। तीसरा क्या है? यहां इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। ये सब क्या है? ये सब साथियों कालबोधक, रंगबोधक या दशाबोधक जो हैं, ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे दशाबोधक में आपका क्या हो गया? युवा, मोटा, पतला, वृद्ध, ये सब क्या है? ये दशाबोधक है। उसके बाद में आपका हो जाता है जो अन्य उपभेद, वो है गुणबोधक। जैसे गुणबोधक में क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, ये क्या है? ये मनुष्य के गुण है। तो यह गुणबोधक, अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, यह भी गुणवाचक विशेषणगत के अंतर्गत आता है। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण है साथियों, वो है आकार बोधक। आकार बोधक में आपका जैसे गोल, चौकोर, तिकोना, इस तरह से आकार बोधक जो ये शब्द हैं, यह भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। कालबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक, गुणबोधक, आकार बोधक, ये जो विशेष विशेषण हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब आइए साथियों, जो दूसरा विशेषण का भेद है वो है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण पर चर्चा करते हैं। ठीक है। परिमाणवाचक। अब परिमाण शब्द का क्या अर्थ है? परिमाण शब्द का अर्थ है क्या? मात्रा। जिन शब्दों से, जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का हमें पता चलता है, जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की मात्रा या परिमाण, हम परिमाण कह लेते हैं, परिमाण का हमें बोध होता है, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आप चाहें तो इसको हम चलिए लिख भी लेते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है,
उन्हें क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण साथियों, इसके भी दो उपभेद हैं। पहला उपभेद क्या है? सॉरी, ये वहां पहला होगा। पहला उपभेद जो है वो है निश्चित परिमाणवाचक। अब यहां देखिए कह रहा है निश्चित परिमाणवाचक, यानी जिस शब्द से हमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा, निश्चित परिमाण का बोध होता है, निश्चित परिमाण का बोध होता है, वहां निश्चित परिमाणवाचक। जैसे 10 किलो आम। अब यहां आप देखिए ये स्पष्ट है आम की मात्रा कितनी है? 10 किलो आम की मात्रा है। कितनी है? 10 किलो आम की मात्रा है। 5 किलो घी, 5 किलो घी। यहां क्या है? यहां भी 5 किलो यानी निश्चित मात्रा है। 5 किलो, 10 किलो आम, 5 किलो घी, यह निश्चित मात्रा की बात कर रहा है, यह निश्चित परिमाण की बात कर रहा है। तो यहां कौन सा होगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब इसका दूसरा भेद क्या है? दूसरा भेद है इसका साथियों अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है? वस्तुओं की यानी संज्ञा सर्वनाम की मात्रा जो है वो अनिश्चित होती है। क्या होती है? अनिश्चित होती है। जैसे यहां कह रहा है 10 किलो आम, यानी 10 किलो आम की मात्रा निश्चित नहीं कह रहा, बहुत आम, थोड़ा घी, है ना। यहाँ 10 किलो आम की बात हो रही है, यहाँ बहुत आम की बात हो रही है। बहुत आम, कितना आम है उसकी मात्रा निश्चित नहीं है। यहाँ 5 किलो घी की बात हो रही है, यहाँ थोड़ा घी की बात हो रही है। अब कितना थोड़ा है यह भी निश्चित नहीं है। तो अनिश्चित परिमाणवाचक या निश्चित परिमाणवाचक, ये दोनों जो विशेषण हैं यह परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब विशेषण के तीसरे महत्वपूर्ण भेद की बात करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण भेद है साथियों संख्यावाचक। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। अब यहां आप देख रहे होंगे कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि जिस विशेषण से, जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द को या शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट है। यहां किसकी बात हो रही है? संख्या की बात हो रही है। संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। स्पष्ट। इसके भी दो उपभेद हो जाते हैं मुख्य रूप से। संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद। पहला कौन सा है? पहला इसमें भी है निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक। अब यहां साथियों आपको मैं बताना चाहूंगा कि निश्चित संख्यावाचक के भी उपभेद हैं। निश्चित संख्यावाचक के भी उपभेद हैं। कौन कौन से उपभेद हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के? पहला तो यह है कि निश्चित संख्या में भी आप देखेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कई प्रकार की निश्चित संख्याएं हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में पहला है साथियों वो है गणनावाचक। गणनावाचक। अब गणनावाचक में कौन कौन? जैसे गणना से तात्पर्य सीधा गिनती से है। 1, 2, 3, इस तरह से जब गिनती की यानी गणना की बात हो तो यह गणनावाचक यानी निश्चित संख्यावाचक में यह गणनावाचक विशेषण हो गया। ठीक है,
दूसरा आपका महत्वपूर्ण भेद हो जाता है, उपभेद हो जाता है, यह है क्रमवाचक। दूसरा कौन सा है? क्रमवाचक है। अब कौन सा क्रम? क्रम में देखिए कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब क्या है? ये सब चौथा, ये सब क्या है? इसमें निश्चित है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें भी निश्चित है 1 2 3, इसमें संख्या निश्चित है, इसलिए यह निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब निश्चित संख्यावाचक का पहला उपभेद आपने देख लिया गणनावाचक, दूसरा देख लिया आपने क्रमवाचक। अब तीसरा उपभेद आप देख लीजिए आवृत्तिवाचक। तीसरा उपभेद क्या है? आवृत्तिवाचक है। इसको साथियों बहुत ध्यान से देख लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि यही विकल्प होते हैं प्रश्नों के कि आवृत्तिवाचक है, गणनावाचक है, क्रमवाचक है, कौन सा? चूंकि बताया आपसे मैंने पहले ही कि ये प्रश्न जो हैं गहराई से पूछे जाते हैं, उपभेदों से विशेषण के प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधे नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आवृत्तिवाचक में जैसे कौन सा? तिगुना, चौगुना, 100 गुना, इस तरह से जो देखिए इसमें निश्चित बात हो रही है, तिगुना, चौगुना, 100 गुना, इसमें निश्चित बात हो रही है, लेकिन यह आवृत्तिवाचक है। 1 2 3 गणनावाचक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्रमवाचक है। और उसके बाद में इसका चौथा भी उपभेद है साथियों, समुदायवाचक। अब ये समुदायवाचक में साथियों कौन कौन से आते हैं उदाहरण? जैसे चारों, आठों, तीनों, पांचों, ठीक है ना? ये सब क्या है? ये है समुदाय का। आप समुदाय की बात कर रहे हैं लेकिन निश्चित की बात कर रहे हैं। चारों, आठों, तीनों, पांचों, ये निश्चित समुदाय की बात कर रहे हैं। तो निश्चित समुदाय ये समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 4 भेद आपने देख लिए, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक। इनको उदाहरणों को आपने देख लिया। अब इसमें देखिए संख्यावाचक विशेषण का दूसरा उपभेद देख लेते हैं। इसमें आपने यह देखा निश्चित संख्यावाचक। अब दूसरा उपभेद है साथियों, दूसरा उपभेद अनिश्चित संख्यावाचक। दूसरा उपभेद क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। स्पष्ट है कि जहां विशेषण की, विशेषण शब्दों की, संख्यावाची विशेषण शब्दों की संख्या निश्चित नहीं है, यानी अनिश्चित है, वहां अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे कुछ आदमी। अब यहां आदमियों की संख्या निश्चित नहीं है, कुछ आदमी। एक उदाहरण और आप देखिए, जैसे कई लोग। अब कितने लोग हैं इसकी संख्या यहां निश्चित नहीं है, कितने आदमी हैं इसकी संख्या यहां निश्चित नहीं है। तो यह अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। ठीक है, आपने देख लिया संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। और निश्चित संख्यावाचक में 4 उपभेद, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक। इनको आपने देखा। अब विशेषण का चौथा और अंतिम महत्वपूर्ण भेद जो है वो है सार्वनामिक विशेषण। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण महत्वपूर्ण है, यह भी, इसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। प्रायः इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां सार्वनामिक विशेषण किसको कहते हैं? विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को, ऐसे सर्वनाम जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उनको, चलिए यहां इसको लिख लें तो थोड़ा सा आपको और ठीक रहेगा। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम। बहुत ध्यान से परिभाषा को देखिए, कह रहा है विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक
विशेषण कहते हैं। अब इसके भी साथियों सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद हैं। एक तो है वह है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। पहला क्या है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण बहुत ध्यान से देखिएगा, वह सर्वनाम जो मूल रूप में विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। मूल रूप में मतलब जिनके रूप में प्रत्यय के कारण परिवर्तन नहीं होता, जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता, मूल रूप में होते हैं, उनको मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। आप उदाहरण देखेंगे तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। अब इसमें यह जो है देखिए आप, यह मौलिक सर्वनाम है। यह मेरा घर में है, सर्वनाम सब क्या है? यह जो है ये सर्वनाम है, लेकिन यह अपने मूल रूप में मौलिक सर्वनाम है, इसलिए यह मौलिक सर्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। दूसरा उदाहरण, वह किताब फटी है। वह किताब फटी है। इसमें देखिए कौन सा है सर्वनाम, कौन शब्द है? वह सर्वनाम है। यह भी अपने मूल रूप में मौलिक रूप में सर्वनाम है, इसलिए यह क्या होगा? यह मौलिक सार्वनामिक विशेषण होगा। यह वह यह जो सार्वनामिक विशेषण है, यह जो सर्वनाम है जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, इनको मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब सार्वनामिक विशेषण का दूसरा भेद देखते हैं, जिसको कहा जाता है यौगिक। जिसको क्या कहते हैं? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण किनको कहते हैं? ऐसे सर्वनाम, वह सर्वनाम जो रूपांतरित होकर, ऐसे सर्वनाम जो रूपांतरित होकर, प्रायः उनमें प्रत्यय लगकर उनका रूप जो है बदलकर रूपांतरित होकर सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। और वह सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कैसे? रूपांतरित होकर जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उनको यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। उनका उदाहरण आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ऐसा आदमी, ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। यह देखिए कैसा विशेषण है, यह कैसा सर्वनाम है? यह यौगिक रूप में, यह रूपांतरित रूप में, मौलिक रूप में। मौलिक रूप में क्या है? यह जो सर्वनाम होते हैं, ये सर्वनाम मौलिक रूप में होते हैं, इनका रूप परिवर्तित है। ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, इसमें क्या है? ऐसा क्या है? ऐसा यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। चलिए देखते हैं, आपको एक उदाहरण और बताते हैं। कैसा घर चाहिए? कैसा घर चाहिए? अब यहां देखिए कैसा जो है ये क्या है? यह है यौगिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। तो साथियों, आज हमने विशेषण, उनके भेद, उनके उपभेद, उनके उदाहरणों पर बहुत तेजी से चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी। अपनी तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जैसा कि मैंने कहा कि हौसलों की उड़ान को अपने मजबूत रखिए, अपने हौसला मजबूत रखिए, अपना संकल्प मजबूत रखिए, अपना इरादा मजबूत रखिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।